आइए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक्स अगर आपको चाहिए मिड कैप शेयरों में तो फिर आपको देखना चाहिए 10 से 11 एसपीएल मिड कैप स्टॉक, क्योंकि हमारे दो खास मेहमान आपको देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 6 बेहतरीन आइडिया, 2 लॉन्ग टर्म, 2 मिड टर्म और 2 शॉर्ट टर्म के। और आज के दोनों मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब और एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालिया जी। आप दोनों का स्वागत बिगुल के साथ। राजेश जी करिए आप शुभ शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। बताएं सर कौन सा स्टॉक आपने चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी आज लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक चुना है वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स में देखें तो हमने पिछले दिनों में एक अच्छी रैली देखी थी। स्टॉक हायर साइड से जरूर थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन अगर हम इसका ओवरऑल चार्ट देखें तो स्टॉक का सेटअप लॉन्ग टर्म चार्ट पे पॉजिटिव है। और ये मेरे हिसाब से ये जो करेक्टिव एक्शन जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है और एक हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक में सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अगर इसका मंथली चार्ट और वीकली चार्ट भी देखें तो स्टॉक ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। तो 1620 से 1580 ये एक रेंज में इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करे स्टॉक पे, क्योंकि मार्केट थोड़े वोलेटाइल है। तो मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी में जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ा सा लोअर साइड में भी बाय करने की। 1550 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखे। 1750 से 1800 तक के टारगेट हमें लगता है एमसीएक्स में देखने को मिलेंगे। तो एमसीएक्स रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने की। ओके, तो एमसीएक्स से पहला शेयर जहां पर 1750-1800 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, ये है राय राजेश जी की तरफ से। 1550 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी कर सकते हैं। 1580 से 1620 की रेंज में खरीदें और यही रेंज में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर भी खरीद सकते हैं। थोड़ा नीचे आए तो और ऐड करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आज से इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है यहां पर। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। आपकी पिक्स भी बड़ी जोरदार रहती है और लोगों को इंतजार रहता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। शॉर्ट टर्म पिक तो आप हर रोज 3 बजे देते ही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो पिक्स आपने चुनी है बताएं सर, लॉन्ग टर्म वाला कौन सा स्टॉक है आपकी लिस्ट में? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, जो मैं आज लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। कंपनी का नाम है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, जो कि नैम इंडिया के नाम से ट्रेड होता है। ये एक बहुत ही अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। निप्पॉन ग्रुप जापान का जो है उसका मैनेजमेंट है, और मुझे लगता है ये जो एएमसी वाला बिजनेस है भारत में हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है और ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है आने वाले सालों में। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 275 के आसपास के लेवल्स पे ट्रेड करता है, आने वाले 9 से 12 महीने में 350 का टारगेट है। बाकी मैं इस पे बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है इसको भी 3 साल 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके संदर्भ में एक और बात करना चाहूंगा, ये स्टॉक जैसे एक सीडीएसएल जो स्टॉक है, जो कि संदीप ने भी कई बार रिकमेंड करा है, और मैंने मेरे बर्थडे पे जब आपने मेरे से गिफ्ट मांगा था तो मैंने 240 के लेवल पे सीडीएसएल को रिकमेंड किया था, जो कि आजकल 470 डबल हो गया है 22 मई से अभी तक में। मुझे लगता है नैम इंडिया भी वैसा ही कुछ स्टॉक है, जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये 350-400 के लेवल्स आ गए। मुझे लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीद के एक बाय एंड होल्ड, बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी का स्टॉक है, बिल्कुल खरीदना चाहिए करंट लेवल्स पे। ये मेरी बर्थडे पे गिफ्ट देने वाला जो सिलसिला शेयरों का शुरू किया, जिसमें सब किसी में डबल किसी में क्या, और बंसल जी ने सर गोल्ड खरीद लो पिछले बर्थडे पे, ऐसा मतलब सबको ये लगता है कि अनिल जी के तो मजे होंगे, अनिल जी के तो मतलब चांदी इतनी कमाई है। मुझे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ मतलब नाम मेरा हो जाता है कि हाँ अनिल जी को मिला होगा। अब सेठी साहब मुझे क्या मिला आपकी रिकमेंडेशन पे? आपने कोई मेरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर तो किए नहीं थे निप्पॉन मैनेजमेंट के शेयर? नहीं अनिल जी, जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे लगता है आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने से आपको जितनी खुशी होती, उससे ज्यादा खुशी आपके व्यूअर्स के पैसे डबल हुए उससे हुई होगी। और डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो बर्थडे गिफ्ट है आपको काफी पसंद आया होगा। आपके जो जी बिजनेस के व्यूअर्स है उनके पैसे डबल हो गए, उससे ज्यादा क्या चाहिए था? नहीं, अनडाउटेडली इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी करूं उससे पहले हाँ कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था जो अभी सेठी साहब ने कहा कि अनिल जी आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि जी बिजनेस के जो दर्शक हैं अगर वो कमा जाएं तो अनिल जी आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो अनिल जी इसीलिए आपके बर्थडे का बहाना लेकर के अच्छी कॉल्स देने का एक सिलसिला चल रहा है अनिल जी। तो अनिल जी आपसे ये अनुरोध है कि आप हर महीने बर्थडे बनाएं। बहुत अच्छी बात है जी जी जी।
वो तो बंसल जी ने शुरू कर ही दिया है वो सिलसिला। और मेरी बर्थडे पे मुझे याद है सुमित जी ने नेल्को दिया था, जहां तक मुझे याद है। सुमित जी नेल्को था ना आपका स्टॉक, जो वहां से मतलब मेरे ख्याल से 32-33 रुपए से जो तेज दौड़ लगाई, नेल्को ही था। एकदम 100% राइट अनिल जी, बिल्कुल सही याद है आपको। वहां से 40 रुपए के स्तर छुए उसके बाद स्टॉक में। सारे स्टॉक्स में याद रखता हूं जो मेरी बर्थडे के दिन गिफ्ट के तौर पर सुझाए गए थे और जो मुझे नहीं मिले, वो मुझे बिल्कुल अंदर दिल की गहराइयों तक सारे के सारे याद है। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, आप लोगों ने क्या क्या मुझे नहीं दिया कहने के बाद वो मुझे अच्छे से याद है। लेकिन चलिए, हमारे दर्शक पैसा बनाए वो ज्यादा जरूरी है। मुझे याद है मैंने फेडरल बैंक के लिए कहा था, तो फेडरल बैंक भी वहां से काफी अच्छा मजबूती के साथ बढ़ा है, अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए आज है बड़ा अहम दिन और कुशल हमें बता रहे हैं सारी डिटेल्स जो वीकेंड पर आई है और जिनका आज है इंतजार। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो आज का दिन भी वापस से अहम होने वाला है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि 12 बजे वो एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब देखना होगा कि वहां से क्या कुछ निकल कर आता है। पर जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है वो ये है कि एक नई ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर सकते हैं और साथ ही जो उनके नए प्रीपेड प्लान्स हैं उस पर भी घोषणा संभव है। बहरहाल जो वोडाफोन यूके का ग्रुप है, इनका जो पेरेंट ग्रुप है, उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो अभी कोई नया पूंजी निवेश नहीं करेंगे। साथ ही जो वीकेंड के दौरान जो खबर आती हुई दिखी थी, इनफैक्ट फ्राइडे इवनिंग को ये न्यूज आई कि बोर्ड बैठक उनकी जो हुई थी और जिससे जो फैसला निकल कर आना था उससे उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि करीब 25,000 करोड़ रुपए वो जुटाते हुए दिखेंगे, जिसमें जो लिमिट रखी गई है इक्विटी के जरिए 15,000 करोड़ रुपए की और साथ ही जो एनसीडी है उसके जरिए भी 15,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। तो नेट 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की उन्होंने जो है प्लान तो रखा है, पर देखना होगा कि किस हिसाब के निवेशक जो है वो आते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल अगर आप डिटेल्स देखें अभी फाइनेंशियल्स की, तो 50,400 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया अभी भी बाकी है और इनके उसको चुकाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि 10 साल का समय मिला है। अब देखना होगा कि सालाना आधार पर इनको कितना भुगतान करना पड़ता है। जेफरीज के नोट के हिसाब से करीब 7,000 करोड़ रुपए का सालाना भुगतान करना होगा और FY22 तक तो कोई इश्यू नहीं है इनको अभी जो पेमेंट करनी है उनको, पर आगे के लिए FY23 ऑनवर्ड्स ये बहुत चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि अभी भी देखें तो टोटल एजीआर बकाया का करीब 13.5% ही इन्होंने पे किया है। वहीं भारतीय एयरटेल की जो इन कंपैरिजन स्थिति है वो काफी मजबूत दिख रही है, 41% उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया गया है और उनकी जो फाइनेंशियल्स है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वोडाफोन आइडिया के मुकाबले। तो आज देखते हैं कि किस आपका अनाउंसमेंट्स आते हैं। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। नजर रखते हैं वोडाफोन आइडिया पर। हमने देखा है सुबह अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा करेक्शन आया है। सिटी साहब, वोडाफोन आइडिया पर कोई राय? सर टेक्निकली तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया है, किस तरह का अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? काफी एक्साइटमेंट है, आपका कोई व्यू स्टॉक पर? देखिए दीपांशु, ये स्टॉक तो अभी 8-9 रुपए के लेवल से अब 13 रुपए के आसपास आ गया है और आज जो बोर्ड मीटिंग है, अब मुझे लगता है उसका बिल्कुल आउटकम का इंतजार करना चाहिए। मुझे पर्सनली मेरा ये मानना है कि कोई बहुत बिग बैंग ऐसा अनाउंसमेंट आने की थोड़ी संभावना कम है या उसको निवेशकों को उस लिहाज से बहुत बड़ी तेजी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज ही कोई ऐसा अनाउंसमेंट आ जाएगा कि अमेजॉन, जैसे खबरें चल रही है कि अमेजॉन या वेराइजॉन से बातचीत हो गई है या उनके फंड्स आ रहे हैं, जैसे हमने रिलायंस के लिए देखा था, तो उस तरह के अनाउंसमेंट की उम्मीद रखना मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। बाकी स्टॉक काफी अच्छा चला है, तो जो रिस्क ले सकते हैं, बचा सकते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है जिन्होंने 8-9 के लेवल पे अगर लिया हुआ है और करेंट लेवल्स पे 30-40% बन गए उनके, तो उनको पार्शियल तो प्रॉफिट बुकिंग एक बार करनी चाहिए और फिर डिपेंडिंग ऑन द न्यूज फ्लो टाइम मिलेगा आपको। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहेगा और इस तरह से कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आ जाते हैं तब तो ये 20 रुपए भी होएगा, तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर थोड़े ऊपर ले लेंगे। बट आज के लिए, और जैसे कल क्लैरिफिकेशन भी आया, वोडाफोन पीएलसी भी इंटरेस्टेड नहीं है फर्दर फंड्स लगाने के लिए और बिरला ग्रुप ने तो पहले ही मना किया हुआ है। तो वील नीड टू वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट काइंड ऑफ न्यूज फ्लो कम्स इन। बिल्कुल, तो देखते हैं, चेज करने की अब जरूरत नहीं, एक बार न्यूज फ्लो आने दीजिए फिर आप फ्रेश व्यू ले सकते हैं स्टॉक पर। आइए अब जान लेते हैं राकेश जी, कुणाल जी 10 की कमाई के लिए कौन सा स्टॉक का रेकमेंड करना चाहते हैं, बताएं सर। दीपांशु, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा कॉन्ट्रा ले रहे हैं, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया था, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन है और हमारा ऐसा मानना है कि नीचे में 195 एक काफी बड़ा बेस है, यहां से डाउन साइड कैप लगती है
और स्टॉक एक अच्छा खासा उछाल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो एसबीआई हमारा 10 की कमाई का पिक है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, यहाँ पर एक बेस बिल्डिंग होता हुआ नजर आ रहा है हमें। स्टेट बैंक पर हम मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं और वजह यह है कि स्टेट बैंक एक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड करता है। 10 साल से 2010 के बाद से 2020 हो गया, 10 वर्षों में हमने देखा है कि स्टेट बैंक ये 5वीं बार या चौथी बार इन स्तरों पर आया है और यहां से सीधा 300-320 रुपए तक जाता है। तो इन स्तरों पर एक्यूमुलेट करने की हमारी राय है, स्टेट बैंक को खरीदें। 194 रुपए का 194 का स्टॉप लॉस रख लें और मध्यम से लंबी अवधि का हमारा निवेश है, हमारी निवेश की राय है जिसमें 250 से 350 रुपए का हमारा टारगेट है। तो मौजूदा स्तरों पर स्टेट बैंक में हमारी खरीदारी की राय है। ओके, ये है आपके लिए स्टेट बैंक। यहां पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं। आज सुबह एचएसबीसी ने भी यहां पर आपको खरीदारी की राय दी थी और उनका लक्ष्य जो था वो तो करीब 285 पर था। पर नियर टर्म में देखते हैं जिस तरह से एक पोजिशनल तौर पर आपके लिए कॉल आ रही है, स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। फ्यूचर ग्रुप स्टॉक्स, यहां पर जबरदस्त एक्शन है। पिछले मंडे को स्टॉक के बारे में इन स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा करी थी और उसके बाद से देखिए तो निचले सर्किट पर ही अटके हुए हैं। एक बार देख लेते हैं आपको पिछले मंडे डील के बाद इन स्टॉक्स पर क्या राय दी गई थी। ग्रुप की बाकी कंपनी में एक बार भी तेजी दिखे, लेकिन उनकी स्तर पर वहां पर आपको मुनाफा वसूली करके एग्जिट करना चाहिए। नेगेटिव एक ही है और वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए, जहां पर 70.5 रुपए पर डील हुई। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है, नेचुरली नीचे आना है। सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी डाइल्यूशन इतना बड़ा होगा कि स्टॉक के लिए संभालना मुश्किल होगा। आगे कमाई से अंधाधुंध खरीदारी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में खरीदना करना थोड़ा आपके लिए रिस्की हो सकता है। इस पूरे डील के दम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक खरीदना बनता है बजाय बाकी सारे स्टॉक्स के। हम अकेले थे जो इतनी स्ट्रॉन्ग एडवाइस फ्यूचर ग्रुप के तमाम शेयरों पर दे रहे थे और हम ये कह रहे थे कि ये इनके लिए अच्छा नहीं है। क्वालिटी एनालिसिस, निष्पक्ष विश्लेषण ये बहुत जरूरी है, जिसमें हाँ आप जो विश्लेषण करें उसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, लोगों के लिए आप करें, लोगों का इंटरेस्ट हो, ये बहुत जरूरी है। और यही हमने करने की कोशिश की सोमवार को। इसीलिए मैंने सोमवार को चेताया कि प्लीज इन शेयरों को मत लीजिएगा, प्लीज इन शेयरों को मत लीजिएगा। फिलहाल फ्यूचर्स ग्रुप के स्टॉक्स रिकमेंड ही नहीं करने हैं। देखिए इन स्टॉक्स में आपके लिए पैसा बनना मुश्किल है। हमारी पूरी कोशिश इस बात पर रहती है कि आपका पैसा बचे, लेकिन जहां आपको सावधान करें ना वहां प्लीज सावधान हो जाइए। जब जो जहां जिस तरीके से निकल पाए निकलने की कोशिश करें, खरीदने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये आपका काम है ही नहीं। ये सब इस फ्यूचर ग्रुप के शेयर में अब आपके लिए कोई फ्यूचर नहीं है कमाई करने का, ये ध्यान में रखिएगा। अनिल जी, आपकी राय के मुताबिक हमने देखा स्टॉक्स पर भारी गिरावट आई है सर। एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि निचला सर्किट ही लग रहा है। अब क्या व्यू है सर? और गिरावट भी देख रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू और कम होती दिखती है इन शेयर्स की, अब क्या होगा? दीप अभी कहना मुश्किल है कि और कितना गिरेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये कि जब तक वॉल्यूम ना हो तब तक आप कैसे व्यू ले पाएंगे। जब तक निचले स्तरों पर जो एग्रेसिव सेलर है, जिसे किसी न किसी भाव में बेचकर निकलना है, उसे मौका नहीं मिलेगा बेचने का। तो कैसे पता चलेगा कि कहां स्टॉक रुकना है? देखिए जो एग्रेसिव सेलर है उसको मौका सिर्फ और सिर्फ पिछले सोमवार को मिला था, जब डील के बाद ये सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में आकर मजबूती के साथ ऊपर के सर्किट पर रहे। और तब हमारी राय बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी कि बेचकर निकलिए, बेचकर निकलिए, बेचकर निकलिए। लेना तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी शेयर नहीं लेना है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस तो लेना ही नहीं है। बाकी ग्रुप के स्टॉक्स में भी चूंकि एक्शन मजबूती का रहेगा, स्वैप रेशो को देखकर लोग समझेंगे कि बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो डील सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के काम की है और वही आप होता हुआ दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि अब मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि और कितना गिरेंगे, लेकिन मैं अब नजर रखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, वॉल्यूम्स। जहां वॉल्यूम्स होना लगेगा निचले सर्किट पर, वहां पर आपको फोकस करना है। जब तक वॉल्यूम्स ना हो तब तक आप मानकर चलिए कि कमजोरी बरकरार रहेगी। वॉल्यूम्स होने के बाद यानी कि अगर कोई आकर का एग्रेसिव सेलर का स्टॉक खरीदता है
तो जाकर रिस्क कम होती हुई दिखेगी। लेकिन इसके विपरीत एक स्टॉक और भी है जिसके नाम के आगे फ्यूचर नहीं लगा हुआ है, लेकिन है फ्यूचर ग्रुप का और वो बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, वो है प्रेक्सिस। इस डील के ऐलान के बाद से प्रेक्सिस लगातार मजबूती के साथ बढ़ रहा है, वो भी फ्यूचर ग्रुप का ही स्टॉक है और होम टाउन जैसी बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांड उसके पास है, लेकिन वहां पर इंटरेस्टिंग एक्शन जरूर है। ये स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से मजबूत हुआ है, इस पर भी हम आपके सामने डिटेल में रिसर्च लेकर आएंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं नाम से के साथ ही फ्यूचर लगा हुआ नहीं दीप, इसलिए शायद ये नहीं गिरा, लेकिन नहीं तो शायद ये भी लोगों की नजर में आता है, ये भी बिक जाता है, लेकिन नहीं, वाकई में इस कंपनी में कुछ तो अलग है फ्यूचर ग्रुप की बाकी कंपनियों से, और हमारी रिसर्च टीम उसके सामने आपके रखेगी किस तरह से इस कंपनी में, एकमात्र कंपनी में आगे के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं और वाकई में स्टॉक में बढ़ने का पोटेंशियल है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बायस होकर कह रहे हैं कि सारे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक खराब है, सब गिर जाएंगे बढ़ जाएंगे। प्रेक्सिस एक ऐसा स्टॉक है जहां पर वाकई में वैल्यू है, जहां पर वाकई में कारोबार है, जहां पर वाकई में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। ये डिटेल रिसर्च भी आपको दिन के दौरान मिलेगी, उस पर भी आप नजर रखिएगा। लेकिन फिलहाल ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको फोकस में रह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा नीचे के सर्किट लग रहे, इसलिए फ्यूचर ग्रुप के शेयरों को खरीदने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। खरीदना तो आपको है ही नहीं, ये जितने भी फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल नहीं लेना है। हमें सिंपल है, बहुत दिनों बाद ये शब्द वापस निकला है, नहीं लेना है, तो फ्यूचर ग्रुप के शेयर फिलहाल नहीं लेना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे 10 की कमाई की तरफ, और माफ कीजिएगा एसपीएल मिड कैप्स की तरफ। मिड कैप शेयरों में पोजिशनल स्टॉक बताएं राजेश जी, आपका आज का पिक पोजिशनल स्टॉक के तौर पर। जी अनिल जी, अनिल जी पोजिशनल कैटेगरी में जो स्टॉक रिकमेंड करेंगे वो है अंबर एंटरप्राइजेस। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में पिछले अगर हम 10-15 दिन से देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और स्टॉक में एक रैली के बाद जो इसने पिछले स्विंग हाई ब्रेक किए थे उसके ऊपर ये स्टॉक पिछले 6-7 वीक से सस्टेन कर रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ स्टॉक में दिख रही है नियर टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट में, ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट तो इसके पॉजिटिव है। तो जिस तरीके का इसमें एक्यूमुलेशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, हमें लगता है कि इसको अगर पोजिशनल बेसिस पर थोड़ा होल्ड करे तो ये स्टॉक में एक अच्छे टारगेट यहां से आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में हायर साइड पे एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिल रही है और स्टॉक में वोलेटाइल मार्केट में भी एक नैरो रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से 1840 तक भी अगर ये स्लिप होता है तो वहां तक भी इसको बाय करें, 1810 का स्टॉप लॉस रखें। इसमें हमें लगता है कि इसमें पोजिशनल बेसिस पे जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो करीब 2000 तक के टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखना चाहिए। तो अंबर एंटरप्राइजेस बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में। ओके, अंबर एंटरप्राइजेस 2000 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करते हैं। बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए जय के जॉक.com। बताएं जय। जो कैश सेगमेंट का स्टॉक रडार पर आया है वो है सीक्वेंस साइंटिफिक, जो करीब 143.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद कर चलना है। इसके शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं वो है 152, 155, 152, 155। ये जो टारगेट्स के लिए सीक्वेंस साइंटिफिक को खरीदना है। क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। आज वॉल्यूम्स के साथ इनफैक्ट अच्छी बढ़त देखने मिली। इनफैक्ट कल मतलब फ्राइडे के सेशन में रहता वो दिन भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने मिला था, और इंडिकेटर जो काफी ओवरसोल्ड है उसमें क्लियरली बाय क्रॉस ओवर देखने मिला है हमें। तो सीक्वेंस साइंटिफिक बाय करके चल रहा है 152.55 के लिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस नीचे में लगाएंगे 139.50 का। ओके, सीक्वेंस साइंटिफिक ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। बड़े दिनों बाद मतलब आज मेरे ख्याल से ये जैन साहब की 10 की कमाई के बाद पहला स्टॉक है जो आज कैश मार्केट का स्टॉक रिकमेंड हुआ है आज। नहीं तो आजकल कैश मार्केट के स्टॉक में रिकमेंडेशन ही नहीं आ रही है। सुमित जी के सैटेलाइट भी अभी थोड़े से मॉनसून सीजन में जंग पे लगे हुए। सुमित जी, सैटेलाइट का जमाना वापस कब आएगा? आएगा अनिल जी, जल्दी आएगा। मेरे को लास्ट 7 दिनों से ऊपरी लेवल पे सेल का व्यू बन रहा था, इसके लिए मैंने कुछ ज्यादा बाय के कॉल निकाले नहीं है, सेल साइड के व्यू ही लेके चल रहे हैं, बट जल्दी वापस से आएगा बाय के स्टॉक्स और बीच बीच में आते रहेंगे ऐसे सैटेलाइट। ओके, तो थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आएंगे जरूर। आइए पोजिशनल स्टॉक जो पसंद है सेठी साहब को, सेठी साहब से भी पूछ लेते हैं। सेठी साहब बताएं आपका एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो पोजिशनल स्टॉक है आज वो स्टॉक का नाम है कजारिया सेरामिक्स, जो कि 440 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की सबसे बड़ी
सेरेमिक और विट्रिफाइड टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 14% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का है, एक जीरो डेट कंपनी है। और मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार का फोकस है हाउसिंग सेक्टर को सुधारने का, रियल एस्टेट के लिए कई बड़े ऐलान करे हैं, फिर ब्याज दरों में भी जो अभी कमी हो गई है उसका फायदा भी रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। बट मुझे लगता है रियल एस्टेट को प्ले करने के लिए इस तरह की जो कंपनियां है जैसे सेरेमिक टाइल्स है, प्लाईवुड है, पेंट है, इस तरह की कंपनियों के थ्रू प्ले करना चाहिए। और जो अभी हाल ही में हमने देखा महाराष्ट्र में भी जो स्टैंप ड्यूटी भी सरकार ने कम करी है आपको 31 दिसंबर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। और मेरा इसमें पोजिशनली 475 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 425 रुपए। ओके, 475 का टारगेट, 425 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करिए कजारिया सिरेमिक्स, ये है आपके लिए स्टॉक इस समय पर। कुछ और स्टॉक्स जिनके बारे में चर्चा करनी है, एक है इन्फो एज, इसके नतीजे आज आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नतीजे, जानते हैं कुशल के साथ। बताएं कुशल। नंबर्स तो कमजोर साइड पर ही दिख रहे हैं दीपांशु। इनफैक्ट यहाँ पर मैं इनके ओवरऑल जो बिजनेस है वो देख रहा था, तो यहाँ पे हायरिंग और साथ ही जो रियल एस्टेट कारोबार है इनका ऑनलाइन वर्जन्स में, वहां पर कलेक्शंस में 22 से 31% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जिसका इंपैक्ट जो है इनके रेवेन्यू पर आता हुआ नजर आएगा, जो करीब 31% गिरकर 222 करोड़ पर रहने का अनुमान है। साथ ही अगर आप कंपनी की ओवरऑल मार्जिन भी देखेंगे दीपांशु, तो वो भी लगभग आधी होती हुई नजर आएगी। 30% के मुकाबले 18.5% के मार्जिन सब कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और साथ ही कंपनी का अगर एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो वो भी 78 करोड़ से घटकर 37 करोड़ पर जा सकता है, यानी कि 53% का फॉल जो है हम इनके स्टैंडअलोन आधार पर जो नंबर्स क्वार्टर हम देख रहे हैं वहां पर हम गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब देखना होगा कि जोमैटो में जो इनकी करीब 25% हिस्सेदारी है वहां पर किस हिसाब की कमेंट्री निकल कर आती है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इनका जो कारोबार है वो काफी अच्छा और सिग्निफिकेंटली मजबूत होता हुआ नजर आया है। ओके, तो यह है इन्फो एज के नतीजों का अनुमान, आज आएंगे रिजल्ट। आइए इस बीच आज जो बड़ा नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति महोदय और ये सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर्स, गवर्नर, सारे ये सब लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। ये कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और ये एक वर्चुअल मीटिंग की तरह आप कह सकते हैं कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता हुआ दिख रहा है, जिसकी ताजा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही। तो पूरे देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा होगी। थोड़ी देर में हम आपको लिए चलेंगे वहां पर जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनका संबोधन शुरू होगा। तब तक आइए कुछ और स्टॉक्स है जिन पर फोकस कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म पिक्स एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में तैयार है राजेश जी, बताएं सर। जी अनिल जी, तो शॉर्ट टर्म पिक में अनिल जी जो बाय करना है स्टॉक वो है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट में देखें जिस तरीके का सेटअप है, स्टॉक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन कर रहा था और उसके बाद स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके लास्ट वीक में क्लोजिंग दी है। और जिस तरीके से लोअर साइड पे इसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला, अगर हम करीब देखें तो इसमें 15 से 20 वीक से स्टॉक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन कर रहा था, करीब 1950 से लेके 2300 ये एक रेंज में कंसोलिडेशन हुआ। उसका ब्रेकआउट वीकली एज वेल एज डेली चार्ट पे देखने को मिला। तो हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम यहां से कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। 2500-2550 तक के टारगेट हमें लगता है अपसाइड में इसमें देखने को मिलेंगे। 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से ब्लू डार्ट को बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से। ये है आपके लिए ब्लू डार्ट, जो बेहतरीन लॉजिस्टिक कंपनीज है जहां पर बुलिश है, फंडामेंटल के लिहाज से बहुत ही बेहतर है। कुणाल जी आपके पोर्टफोलियो में है ब्लू डार्ट? देखिए अनिल जी, पोर्टफोलियो में तो नहीं है लेकिन मेरी नजर में जरूर है। और देखिए अभी भी आज सवेरे भी हम लोगों ने बात की, शुक्रवार को भी मैं इस पर चर्चा कर रहा था अनिल जी, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट ब्लू डार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। लंबा कंसोलिडेशन पूरा हुआ है और 2600 की ओर ये स्टॉक कुछ कर रहा है। तो एक बार ये 2600 के लेवल्स पार कर जाएगा तब इसमें मंथली चार्ट पर बड़े ब्रेकआउट होंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है मुझे लगता है बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए अनिल जी, और ऊपर के लेवल्स आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए ब्लू डार्ट में खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से। सेठी साहब का भी एक शॉर्ट टर्म पिक बाकी है, चलिए ले लेते हैं, वो उनसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। सेठी साहब बताइए सर।
बिल्कुल अनिल जी, जो शॉर्ट टर्म पिक है मेरा आज का, वो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। ये एक सेंट गोबेन ग्रुप की कंपनी है, जो कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल है। कंपनी एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज, सेरामिक्स, फिर सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि ऑटो, डिफेंस, हेल्थ और फूड, इस तरह की इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। मुझे लगता है एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% का है। पिछले 3 साल में जबरदस्त 18% की कैगर से कंपनी के प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है। प्रोमोटर की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। एफआईआईज, डीआईआईज का भी अच्छा इंटरेस्ट है, अराउंड 28% की हिस्सेदारी एफआईआईज और डीआईआईज की है। ये स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसका टारगेट रहेगा बहुत ही शॉर्ट टर्म में 575 रुपए का, और स्टॉप लॉस डालना है 530 रुपए का। ओके, 530 का टारगेट शॉर्ट टर्म, 530 का स्टॉप लॉस, सॉरी, शॉर्ट टर्म टारगेट 575, खरीदारी करिए ग्राइंडवेल नॉर्टन पर। ये है सेठी साहब की तरफ से सलाह। पर आइए मार्केट्स की बात करें तो अब थोड़ा जो उतार चढ़ाव हमने देखा है पिछले हफ्ते से आते हुए, उस पर दिग्गजों की क्या राय बन रही है। सीएलएसए के लॉरेंस बेलांको ने कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स निकाले हैं मार्केट्स पर। संदीप ग्रोवर ने उस पर रिसर्च करी है। संदीप, बताइए क्या राय बन रही है उनकी, किस तरह का एक्शन देख रहे हैं वो भारतीय बाजारों के लिए। देखिए दीप, पहली बात तो लॉरेंस बेलांको बहुत ही फेमस एनालिस्ट है, टेक्निकल्स ट्रैक करने के लिए जाने जाते हैं, और लेवल्स जो वो हो जाते हैं वो इंडियन मार्केट्स की बात करें चाहे यूएस के मार्केट्स की बात करें, काफी परफेक्ट लेवल्स होते हैं उनके, और पहले भी हिस्ट्री में प्रूव हो चुका है। और अब फिर से उनकी ओर से यूएस और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स को लेकर कुछ लेवल सामने आते हुए दिखे। पहले उन्होंने यूएस के मार्केट्स की बात करी, उनका जो टेक आया उसमें उनका कहना है कि मौजूदा स्तर पर यूएस के जो बाजार, जो अमेरिकी बाजार है, वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। शायद यही कारण है कि अनवाइंडिंग हो रही है, कुछ पोजीशन जो है हल्की होती हुई दिख रही है निवेशकों की ओर से, जिसका इंपैक्ट आपने पिछले 1-2 दिन में यूएस के मार्केट्स में आता हुआ देखा भी है। दूसरी ओर जाते हैं इंडियन मार्केट्स की बात है, निफ्टी के लेवल्स खासतौर पे वो ट्रैक करते हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट स्तर है वो रेंज बताई उन्होंने 10,500 से लेकर 10,700 के बीच में। उनका ये कहना है कि इस साल के अंत तक की जहां तक बात है तो हो सकता है कि 11,500 से 12,200 तक के लेवल्स भी आ जाएं, लेकिन ध्यान दीजिए इन लेवल्स आने से पहले हो सकता है कि निफ्टी एक बार 10,500 का जो लेवल है उससे भी टेस्ट कर ले, यानी कि निफ्टी एक बार हो सकता है फिसल के 10,500 तक जाता हुआ दिखे, उसके बाद हो सकता है रिकवरी आ जाए। इस साल के एंड तक उनके जो टारगेट्स हैं ऊपर के ही हैं, 11,500 से लेकर 12,200 तक के। यूएस डॉलर पे उनका एक टेक है, उनका ये कहना है कि शायद छोटी अवधि के लिए जो कमजोरी है वो पूरी हो चुकी है। एक शॉर्ट टर्म लो शायद डॉलर ने ऑलरेडी बना लिया है, लेकिन ये जो कमजोरी आई है उस वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स है रिलेटिव टर्म्स में उन्होंने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं वो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर की जो कमजोरी है वो शायद खत्म हो चुकी है। तो उस लिहाज से अपने जो इमर्जिंग मार्केट के ट्रेड्स हैं शायद उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। और निफ्टी में भी 10,500 की बात उन्होंने करी है, पहले ये लेवल टेस्ट होगा, उसके बाद हो सकता है हम 12,000 की जर्नी पूरी करते हुए दिखें। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सीएलएसए के लॉरेंस बेलांको की तरफ से। और जी मार्केट्स काफी क्लोजली फॉलो करती हैं इनके ओपिनियन को। एक अच्छा करेक्शन आएगा और उसके बाद एक अच्छी रैली भी आएगी 12,000 की तरफ। किस तरह से देखते हैं सर, अग्री करेंगे लॉरेंस बेलांको के व्यूज के साथ आप? देखो भाई दीप, ऐसा है कि हम कौन है अग्री या डिसएग्री करने वाले। जिनको अग्री करना है, जिनको सहमत होना है, वो सारे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपने में एक काम करते हैं दीप, सीधा सेफ हो जाते हैं, इनके ऊपर ही टारगेट इनके ऊपर ही डाल लेते हैं। भाई चलिए पोल कर लेते हैं सारे टेक्निकल एक्सपर्ट, वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, जय, शुभम, जो भी है जरा स्क्रीन पे दिखा दो कौन कौन है। क्या पहले 10,500 10,700 आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या फिर से 11,500 12,200 आएगा? ये लॉरेंस बेलांको साहब जो कह रहे हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं? हाँ या ना में जवाब दे। शुरुआत कीजिए वागले साहब। अनिल जी, मैं सहमत हूं। सहमत है, ओके। चलिए बंसल जी। देखिए अनिल जी, नो इफ नो बट करके मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ सहमत होता हूँ हमेशा, वो है मेरी बेटर आप। तो अनिल जी मैं सहमत नहीं हूँ, 10,500 के स्तरों के लिए सहमत नहीं हूँ। अच्छा, उन्हीं के साथ सहमत है। अगर तो अब की बार मैं उनसे पूछवाऊं। हाँ बंसल जी। नहीं देखिए अनिल जी, लाइफ की लर्निंग है, वहां तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती है, नो इफ नो बट हमेशा ही सहमत होना पड़ता है। तो यहाँ मेरे पास अनिल जी चॉइस है कि 10,500 के लिए सहमत नहीं हूँ।
चलिए कोई बात नहीं, सहमत नहीं है, अच्छी बात है। और इस बीच प्रधानमंत्री जी का भी भाषण होता दिख रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ, एक बार हम वो भी आपको अलग विंडो में दिखाएंगे, लेकिन तब तक हाँ कुणाल जी आपकी क्या राय है? अनिल जी देखिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है पहले आपसे कि आपको ये लॉरेंस बेलेंको की जरूरत क्या है? अनिल जी यहाँ पर 4-5 इतने कद्दावर अनिल जी एनालिस्ट हैं आपके सामने, ये बेलेंको जी को भूल जाइए अनिल जी। ये आइडिया भी ठीक है, चलिए उन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे कैसे भूलेंगे बताइए। जय ठक्कर आपकी क्या राय है? अनिल जी 10,500 तो नहीं लगता, 10,900 11,000 ठीक है जो मेरा व्यू है। और डॉलर का जो उन्होंने व्यू दिया है मैं वो चीज से सहमत हूँ। डॉलर में शॉर्ट टर्म शायद एक बाउंस आ सकता है जिसके कारण थोड़ा बहुत निफ्टी में प्रेशर आएगा, बट 10,500 तक आएगा इतना भी नहीं लग रहा है। ओके, और साथ ही हाँ राजेश जी आप बताइए। जी अनिल जी, मैं भी सहमत नहीं हूँ, 10,500 नहीं लगता है, 10,800 10,900 की रेंज में आएगा और मुझे लगता है 11,800 भी आएगा। तो हमें देखना, अगर 11,000 डिफेंड कर लेंगे तो 11,800 पहले आएगा, नीचे नहीं जाएगा उसके नीचे। आ सकता है 10,800 11,000, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है। वैसे तो टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए राय रखने का अधिकार सबको है, और मैं आपके राय रखने के अधिकार से मैं आपको वंचित नहीं करना चाहता। इसलिए सेठी साहब और जैन साहब आपके पास भी आ रहा हूं। सेठी साहब आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, मेरी राय भी थोड़ी ऑप्टिमिस्ट है इन द सेंस कि मेरा भी ये मानना है कि बाजार में गिरावट जरूर हो सकती है, बट 10,800 11,000 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करना चाहिए, नीचे के लेवल्स, नीचे की तरफ। तो मैं 10,500 तक के लेवल्स तो नहीं देख रहा हूं, मुझे लगता है 11,000 वुड बी अ कंफर्टेबल जोन, यहां पे बाजार आ सकता है। और अगर कोई कारण से वहां आता है तो डेफिनेटली वो एक खरीदारी करने का मौका होगा। मुझे लगता है फिर बाजार वापस से एक अच्छी खासी तेजी होगी। तो वन शुड बी लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू दिस मार्केट व्हेन वी सी लेवल्स ऑफ अराउंड 10,800 और 11,000, और उससे नीचे जाता हुआ बाजार को मैं नहीं देख रहा हूं। अच्छा ठीक है, सुमित जी आपको क्या लग रहा है, चार्ट्स में आएगा 10,500 10,700? अरे जी 11,000 टूटने पे 10,800 10,700 तक तो लग रहा है, लेकिन वो भी 11,000 टूटने पे ही आएगा। तो अगर 11,000 टूटता है तो 10,700 10,800 पहले आ जाएगा, और उसके बाद फिर वापस से ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। हाँ 11,000 टूटने के पहले बाद ही आएगा, पहले कैसे आएगा सर? 10,700 11,000 तो टूटना ही पड़ेगा ना सुमित जी। लेकिन मैं समझ गया आपकी बात, 11,000 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहने का मतलब सुमित जी का ये है कि पहले तो 11,000 भी टूटे तब, ना टूटा तो पहले भी घूम सकता है। मजबूती का बाजार है, बहुत ज्यादा करेक्शन देता नहीं। और आखिर में राय जैन साहब की, जैन साहब बताइए। अनिल जी देखिए, बहुत बुलिश तो नहीं हूं मैं मार्केट्स के लिए। ये बात सही है कि 10,800 एक अच्छा सपोर्ट है, 10,700 800 एक रेंज है जहां पे सपोर्ट ले सकता है। बट ओवरऑल मुझे जो अब आगे आने वाले, जो मैं एक्चुअली अब थोड़ा सा क्या मैं अनरियलिस्टिकली या रियलिस्टिकली बोल लीजिए, कोरोना के जो आंकड़े हैं उसको देखकर और जो अब माहौल देख रहा हूं मैं, जिस तरीके का, एक तो क्या बहुत बड़ी एग्जीक्यूशन रिस्क, क्योंकि जब बहुत ज्यादा फैलने लग जाता है, एक लेवल तक फैल रहा था, कंट्रोल में था, तो बिजनेस अफेक्टेड नहीं था। मगर अब क्या इंप्लीमेंटेशन रिस्क, एग्जीक्यूशन रिस्क, इन बहुत ज्यादा अफेक्ट होने के चांस है। 1-1 लाख के आंकड़े, तो हो सकता है कि इसकी वजह से काफी सारे प्लान्स, काफी सारी चीजें पोस्टपोन हो सकती हैं। सो थोड़ा सा हमें लगता है कि बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के साथ रहें, डिफेंसिव के साथ रहें, पोजीशंस हल्की रखें। मुझे ये नहीं पता, बट ये जरूर है टेक्निकली मैं भी यही बोल रहा हूं कि 10,800 11,000 एक रेंज है जहां पे बार बार सपोर्ट लेगा, क्योंकि मार्केट देखिए आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्मर है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं माहौल बना दे, एक बार ऊपर भी चला जाए। बट ओवरऑल मैं मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने की बजाय क्वालिटी स्टॉक्स पे ही रहने की राय दूंगा। और बाकी आई एम अ बिट कॉशियस, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, हो सकता है कि मेरे कोरोना हुआ हो खुद के इसीलिए, बट ओवरऑल मैं बता रहा हूं जो माहौल अब देख रहा हूं अनिल जी, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स विल रियली डू वेल। वहां पे एकदम उनके चांदी हो रखी है, उनके पास ये भी समय नहीं है कि वो घर आके आपका टेस्ट कर ले। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, सो मेडिकल डिवाइसेस को देखिए। सो अगेन जो मार्च अप्रैल में जो मैं थोड़ी बातें कर रहा था, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और ये जो मेडिकल डिवाइसेस, इन टाइप की कंपनियों में वापस से फोकस किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना। जैन साहब के जो ब्रोकरेज की कमाई होती है उससे कहीं बड़ा बिल बन गया लगता है इस बार हॉस्पिटल का और लैब्स में टेस्ट वेस्ट का। तो जैन साहब आपका दुख दर्द
समझ सकता हूं, मतलब एक तरफ तो कोरोना ऊपर से ऊपर मतलब बिल भी बढ़ा है, तो नेचुरली वो तकलीफ तो होती है। हमारी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आप चुस्त दुरुस्त है, ठीक ठाक है, एकदम फर्स्ट क्लास है, फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड वेल्दी दोनों है, आप हैं ही, पहले भी थे, अब आगे भी रहेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए इस बीच सुमित जी का सुपरहिट आपके लिए बिगुल के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक मंदी वाला स्टॉक रडार पे आया है, पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, पीईएल के अंदर 1270-75 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक के अंदर गिरावट का देखने को मिल रही है, इसके अंदर सेलिंग करके चलने का सलाह रहेगा। सबसे बढ़िया बात, स्टॉक ने 200 डीएमए लेवल तोड़ा है। दूसरा, स्टॉक ने एक चैनल का ब्रेकडाउन दिया है। तीसरा, स्टॉक पिछले 5 से 7 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है। उस रेजिस्टेंस को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक तेजी नहीं आएगी। यहाँ पे 200 डीएमए लेवल टूटने के बाद अब गिरावट और बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और लास्ट 2-3 दिनों में सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो पिरामल एंटरप्राइज में यहाँ पे सेलिंग करें। नीचे में मेरे को बड़े टारगेट्स दिख रहे हैं क्योंकि स्टॉक ने ऊपर से 200 डीएमए तोड़ा और उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिरामल एंटरप्राइज यहां से नीचे में 1200 रुपए से लेके 1160 रुपए तक के लेवल जल्दी ही दिखाएगा। इसके अंदर सेल का व्यू लेके होल्ड करें। ऊपर में 1300 के आसपास का रेजिस्टेंस है, इमीडिएट सेल पोजीशंस के लिए, तो 1300 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के पिरामल एंटरप्राइज के अंदर सेल का पोजीशंस होल्ड करें। नीचे में 1200 से लेके 1160 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है पिरामल एंटरप्राइजेज में शॉर्ट पोजीशन बनाने की राय सुमित जी की तरफ से। 1200 और 1160 के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करनी चाहिए। 1300 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। सुमित जी की तरफ से आज काफी शॉर्ट कॉल्स भी आते हुए दिखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है मैनेजमेंट से बात करने का। और आज न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में हमारे साथ खास मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। जी हाँ, थर्मेक्स के एमडी और सीईओ जो कि नया जिन्होंने पदभार संभाला है, चार्ज लिया है, तो आइए उनसे करते हैं बातचीत न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। थर्मेक्स वो कंपनी है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं और हिंदुस्तान में हीटिंग, कूलिंग, पावर, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब का कारोबार करने वाली बड़ी दिग्गज कंपनी है। कुल मिलाकर 10 प्लांट है कंपनी के पास और जिसमें से 4 है विदेशों में। और अगर आपको लगता हो कि हिंदुस्तानी कंपनियां विदेशों में काम नहीं करती या कम करती, तो बता दूं आपको 88 देश, जी हां 88 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर थर्मेक्स का कारोबार है। तो एक ऐसी कंपनी जिस पर हिंदुस्तान गर्व कर सकता है। आइए अब स्वागत करते हैं आशीष भंडारी साहब का, जो नए सीएमडी पद का पदभार संभाल रहे हैं इस कंपनी का। भंडारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है तो मैं आपका परिचय हमारे दर्शकों को दे दूं। हाल ही में भंडारी साहब ने कंपनी ज्वाइन की है, ज्वाइंट एमडी के तौर पर 2020 अप्रैल में ही, यानी कि कुछ ही महीनों पहले, और अब वो सीएमडी बन चुके हैं। और जी जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी के साथ 15 साल आपने बिताए हैं और पढ़ाई के लिहाज से देखें तो जबरदस्त पढ़ाई की है। मुंबई से आईआईटी मुंबई से वो ग्रेजुएट होकर निकले हैं और ड्यूक यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है। तो भंडारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमएस उन्नीकृष्णन साहब हमारे बड़े प्रिय रहे हैं। हमने जो जिनकी जगह आपने ली, हमने उनके कई बार इंटरव्यू किया, बहुत डीप इंसाइट वो हमें लगातार ये देते भी रहे। तो आपको भी एक बार इस नए पदभार की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में थर्मेक्स और ऊपर और ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन बड़े मुश्किल समय पे आप शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त इकोनॉमिक स्लोडाउन है, कोविड में बड़ी चुनौतियां हैं और आपकी कंपनी डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो इस वक्त जब आप इस नए चार्ज में हैं, बताइए किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं सर? पहली बात तो अनिल जी, इस अभिनंदन के लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस मंच पे आने का आमंत्रण मिला है और आप सबसे बातचीत करने का भी। समय इंटरेस्टिंग है, पर एज जो भी नया आए या कोई भी काम करने आए, बहुत ही चैलेंजिंग पूर्वक है, तो उसमें कोई शक नहीं है। 2 चीजें जो सबसे जरूरी है अभी, सबसे पहले कि जो भी सुरक्षा है, स्वास्थ्य लेकर जो सुरक्षा है कर्मचारियों की, लोगों की, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारी फैक्ट्रीज, हमारी साइट्स कहीं पे भी स्वास्थ्य में खराबी आए हमारे लोगों की, या
कोई भी कमी आए। तो सबसे पहले वो फोकस है, और इसी के लिए हमने पुणे में हमारा जो एक चिंचवाड़ में प्लांट है वो हमने एक हफ्ते के लिए बीच में बंद भी कर दिया था कि सबसे पहले स्वास्थ्य का देखरेख करना चाहिए। जो दूसरा है कि इस टाइम पे जो हमारे लोग हैं, हमारी एम्प्लॉइज हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, वो जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, उन सबका सपोर्ट, देखरेख एंड उस पे इम्पोर्टेंस बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने हमारा जो नाइजीरिया में कमिश्निंग थी, बहुत सारे इंटरनेशनल कस्टमर्स, हमारे सारे के सारे साइट्स हमने बहुत ही टाइम पूर्वक उन्हें अप एंड रनिंग कर दिया है। सो अभी जैसा हम देखेंगे हमारे करीब 100 से ज्यादा साइट्स ऑपरेशनल है, वहां पे लेबर काम कर रहा है, कस्टमर सपोर्ट चल रहा है, जहां पे हो सकता है हम रिमोट मैनेजमेंट, रिमोट कमिश्निंग कर रहे हैं। और जो तीसरी बात है वो फोकस है कैश पे, कि हमें शायद थोड़े प्रोजेक्ट्स पे मना भी करना पड़े, पर जहां पे कैश एकदम अश्योर्ड है और बिजनेस हो सकता है वो हमें करना है। और कैश कस्टमर से भी, और मेकिंग श्योर कि जो वेंडर्स हैं, एमएसएमई वाले वेंडर्स हैं, उन्हें भी कैश जाता रहे। सो ये जो 3 चीजें बिजनेस क्रिटिकलिटी की तरफ से, वो उस पर सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म कोविड हो नहीं हो, कि आगे से ग्रोथ कहाँ से आएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, उस पर एक आंख हमेशा बनी रहनी चाहिए, और वो निरंतर चलता रहेगा। पर जो पहली 3 चीजें हैं वो इमीडिएट टाइम फ्रेम में सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और ये आपकी सोच और आपकी इस बात को दिखाता है कि आप कितनी केयर अपने एम्प्लॉइज और अपने वेंडर्स की और अपने कस्टमर्स की करते हैं, कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ का ध्यान रखा जाए और कैश फ्लोज को चुस्त दुरुस्त रखा जाए, ताकि सब लोग सर्वाइव कर चुके हैं। 20 साल के इतिहास में पहली बार थर्मेक्स ने घाटा दिखाया, और ऐसा कई कंपनियों के साथ हुआ। थर्मेक्स अकेली कंपनी नहीं है जिन्हें क्वार्टरली लॉस देखना पड़ा हो। लेकिन अब ये बताएं सर, अब सिचुएशन कितनी बैक टू नॉर्मल है, किस लेवल पर आप आ चुके हैं? कोविड के पहले के लेवल तक क्या 100% कैपेसिटी पर हैं, या वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, जो पहला क्वार्टर जहां पे हमारा लॉस हुआ था, उसमें अप्रैल और मई तो जैसे बिजनेस हुआ ही नहीं, तो अपने आप जो जून में थोड़ा बहुत कर पाए उसी से हुआ। एंड आई वुड से कि उसको लेते हुए कंपनी ने बल्कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कि सिर्फ 22 करोड़ का लॉस, जबकि 2 महीने बहुत ही कम बिजनेस हुआ था। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी कैपेबिलिटी उसमें दिखाई गई। जून से बिजनेस, जैसा कि मैंने कहा, बढ़ना शुरू हुआ। जुलाई जून से बेहतर था, अगस्त जुलाई से बेहतर था। तो अब सितंबर, क्योंकि ये क्वार्टर का तीसरा महीना है, टिपिकली क्वार्टर का सबसे बड़ा महीना होता है, बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है, और आशा है कि ऐसी चीजें बढ़ती रहेंगी। पर 100% जो पहले था वहां पे आने पे मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो हम अभी से कह नहीं सकते। चीजें बेहतर हो रही हैं, डेफिनेटली बेहतर हो रही हैं। 70 से 80% तक हम पहुंच चुके हैं। उससे ज्यादा अब क्या होगा वो थोड़ा मार्केट पे भी डिपेंड करता है। कस्टमर्स, ओवरऑल लिक्विडिटी कैसी रहती है मार्केट में, जो काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो होल्ड पे हैं वो कस्टमर शुरू करते हैं कि नहीं, जो फूड, फार्मा, केमिकल्स जहाँ पे काफी तंदुरुस्ती है बिजनेस में, वो ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं। तो थोड़े अननोन फैक्टर्स हैं कि हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली रिकवरी कब होगी। जो अभी जैसा चल रहा है वो मैंने बता दिया आपको। जी भंडारी साहब, एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, वो सवाल का जवाब आप चाहे अगर ना भी दे सकेंगे, क्योंकि इंटरनल चीज हो सकती है आपकी कंपनी की। आमतौर पर जब नया मैनेजमेंट आता है ना, तो कुछ वो बड़े टारगेट्स, 2 साल, 5 साल, 10 साल का विजन लेकर आता है कि मैं कंपनी को यहाँ पहुंचाना चाहता हूँ। आई एम श्योर ऐसा कुछ आपने भी बनाया होगा अपने लिए, कंपनी के लिए, अपने साथ में आपके जो काम करने वाले सारे सबॉर्डिनेट्स हैं और सारे सहयोगी उनके लिए। क्या ऐसा कुछ प्लान किया है आपने थर्मेक्स के? अगर आप शेयर कर सके तो सर। देखिए, काफी चीजें हैं जो धीरे धीरे शेयर करेंगे। तो और अभी अभी मैंने 2 हफ्ते ही हुए हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है, और मैं कंपनी में सिर्फ 5 महीने से हूँ। तो थोड़ा टाइम दीजिए आपके प्रश्न का डिटेल में आंसर करने का। पर ये मैं कह सकता हूँ कि थर्मैक्स के लिए लॉन्ग टर्म भी कहाँ से अब ग्रोथ आएगी, और
थर्मैक्स ही नहीं, काफी इंडस्ट्रियल कंपनीज की ये चैलेंज है भारत में अभी, और थोड़ी कोविड के पहले से भी ये चैलेंज थी। तो वो प्रश्न हमारे सामने है और उस प्रश्न के 2-3 स्तंभ हैं जो कि आंसर में किए जा सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है एनवायरमेंटल ट्रांजिशन का, क्योंकि दुनिया को और भारत को भी स्पेशली जो हमारा एनर्जी का और जो पर्यावरण का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, क्लीन एयर, इन सब पे जो फोकस आएगा उन सब से थर्मैक्स को काफी फायदा हो सकता है। एंड उसके लिए हमें थोड़े से नए प्रोडक्ट्स, नई कैपेबिलिटीज ऐड करनी पड़ेंगी, उस सब पे काफी फोकस रहेगा हमारा। सर्विसेज पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ताकि नए प्रोजेक्ट्स पता नहीं धीरे धीरे वापस आएंगे, पर पुराने जो इंस्टॉल्ड बेस है उसमें से सर्विसेज वगैरह निकालना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और तीसरी बात, जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है जहाँ पे हमने काफी बड़ा प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, वो हमें अब मोनेटाइज करना पड़ेगा। काफी कंट्रीज में हमें जैसे थर्मैक्स को साउथ ईस्ट एशिया की कंपनी जैसे बन के तरक्की करनी पड़ेगी। इन सब के थ्रू काफी अपॉर्चुनिटी है, काफी बढ़ोतरी भी मिल सकती है इस एनवायरनमेंट में। और जहां जहां पे जरूरत है, जैसे डिजिटल, हमारा केमिकल्स बिजनेस, सर्विसेज बिजनेस, वहां हम कोविड के टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा प्लान, और आगे चलते हुए आशीष भंडारी साहब हमें और विस्तार से बातचीत भी करेंगे। जिस तरह से थर्मैक्स के प्रमोटर्स और MS उन्नीकृष्णन साहब ने इस कंपनी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, भंडारी साहब हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में कंपनी और ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखेगी। और साथ ही एक चीज के लिए आपको और बधाई देना चाहता हूं जाने से पहले, वो ये कि आप IIT मुंबई से ग्रेजुएट हैं, ड्यूक यूनिवर्सिटी से अच्छी खासी पढ़ाई करके आए, MBA करके आए, हिंदुस्तान में रहे, लेकिन उसके बावजूद इंग्लिश के बजाय आपने बहुत ही शुद्ध और बेहतरीन हिंदी बोलने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसमें कामयाब भी हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन आपने हिंदी बोली है, उसके लिए भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। आमतौर पर कॉर्पोरेट से इतनी अच्छी हिंदी सुनने को हमें कम मिलती है, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन आपने वाकई में कमाल करके भी दिखाया। तो भंडारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर अनिल जी धन्यवाद। मेरी माँ हिंदी की टीचर थी, तो वो मेरी अभी भी हिंदी सुन के बोलेंगी, आशीष तुम इससे बेहतर कर सकते हो। तो कोशिश यही रहेगी, जैसे मिलते रहेंगे हिंदी भी बेहतर। क्या बात है। चलिए, एक बात आप में और मुझ में एक और कॉमन निकली कि मेरी मदर भी टीचर रही है, और आपको और मेरी मदर को दोनों को बिलेटेड टीचर्स डे की शुभकामनाएं एक बार फिर से, चूंकि शनिवार को टीचर्स डे गया है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी ये नई इनिंग बेहद दमदार हो, बहुत अच्छी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब शो का समापन करने का वक्त है। हमारे सभी एक्सपर्ट से लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय, सुमित और साथ ही पालविया साहब, विकास सेठी साहब, जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और सुबह के शो में हमारा साथ देने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के तुरंत बाद आपके लिए होगा अगला शो। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, और जाने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है, हर रोज की तरह सब आप अपनी जगह पर खड़े हों। हम देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।